एक बंदा तो ऐसा है दिल्ली का है, दिल्ली में ही रह रहा है, दिल्ली में उसकी एएसपी की नौकरी लगी है, बढ़िया 80,000 सैलरी आ रही है, वो फिर से 2024 का एग्जाम दे रहा है, मैंने क्यों दे रहा है, दिल्ली एक्साइज चाहिए। तो मैंने कहा दिल्ली एक्साइज लेके करेगा क्या, यहाँ तो कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, वहाँ भी तो कट कॉपी पेस्ट ही करेगा, वापस जो है वो रुक ही नहीं रहे। एक बार सीजीएल दिया, दूसरी बार दे रहे, तीसरी बार दे रहे, अपने 7 टैग लेके घूम रहे हैं, 5 साल से 5 बार सीजीएल निकाला, 10 बार सीजीएल निकाला। अरे करोगे क्या, 10 बार सीजीएल निकाल के 25 लाख वाले यही है आपके। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश में इतनी गरीबी है तो इनके पास 25 लाख रुपए देके सीट खरीदने के पैसे कहाँ से जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या क्या आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन सबकी कमी थ्रेट्स भी आ गया। मुझे तो पता ही नहीं है थ्रेट्स क्या होता है, नाम बहुत सुना है थ्रेट्स, पता नहीं क्या है। वो जो कहते थे कि अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके यहाँ पर खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम जो वीडियोस लेकर आते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसी गलतियां डिस्कस करूंगा जो हम सब मोस्टली एस्पिरेंट करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, और उनसे कैसे बचना है वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं इन गलतियों से कैसे बचा, मैंने कैसे बेस्ट सॉल्यूशन निकाले और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर किए। मैंने ज्यादातर सारे एसएससी के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए हुए, तो मुझे पता है कि चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं एक्चुअल में कंपटीशन में। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को ध्यान से देखना है और सारे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है और अपनी तैयारी में लेकर आना है। तो इसके साथ ही ये जो वीडियो है वो यूजफुल होने वाला है 12th के बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में 12th पास आउट किया है और वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को एज अ करियर देख रहे हैं। उन्होंने अच्छे से मन बना लिया है कि उन्हें सरकारी नौकरी में ही आना है। इसके साथ ही ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं बस आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ, कंपटीशन की वास्तविक स्थिति क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको बस एज अ अवेयरनेस लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है, उन चीजों से अवेयर रहना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी में चेंजेस करने हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं और अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिसमें आपको बताएंगे कि 3 महीने में कैसे एग्जाम क्लियर करें, 6 महीने में कैसे एग्जाम क्लियर करें। वो सारे फेक वीडियोस हैं, उन सबको देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कोई 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है जो आप 10 सेकंड 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लंबी दौड़ है, यहाँ आपको हर दिन दौड़ना पड़ेगा और बड़े लंबे टाइम तक दौड़ना पड़ेगा जैसा कि मैराथन में होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये नहीं कि आप झट से आए एकदम तैयारी करेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो 2.5 से 3 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। मुझे भी 3 साल लगे थे। मैं बता देता हूँ वो 3 साल कैसे लगते हैं। जिसमें से पहला साल है वो आपका होगा तैयारी का प्रिपरेशन फेज, जिसमें आप क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस भी 2 तरह की होती है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे जो भी आपने सिलेबस किया है उसका, और जो प्रैक्टिस किया है वो तो करेंगे ही करेंगे, और लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। तो आपका आराम से 1 साल इन सब में चला जाएगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और सिलेबस काफी वास्ट है। आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन की स्थिति पहले जैसी अब बिल्कुल भी नहीं है। ये सब्जेक्ट कैसे करने हैं वो सारे मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको लेकर दूंगा। और उसके बाद देखो 1 साल तो आपका यहाँ चला गया, उसका बचा, उसके बाद आपके लिए बचा 1.5 साल। तो 1.5 साल आपका एग्जाम प्रोसेस में आराम से निकल जाएगा, जहां आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद प्री देंगे, मेंस देंगे, ऑप्शन फॉर्म भरेंगे जिसे प्रेफरेंस फॉर्म कहते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर आपकी बात 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 1.5 साल आपको आराम से यहाँ पे चला जाएगा। तो 1.5 + 1 यानी 2.5 साल तो हो गया। तो कोई बच्चा कैसे 3 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो कर ही नहीं सकता। तो ये सारी फेक वीडियोस है, इन सबसे दूर रहिए, ये आपका टाइम वेस्ट करेंगी। चीजों को जैसे एक्चुअल है वैसे ही लें, आपका फायदा रहेगा, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा डिमोटिवेट तो यही होते हैं कि देख लिया दूसरा तो 3 महीने में 6 महीने में कर रहा है और हमें इतने साल लग गए। भाई कर ही नहीं सकते। मुझे खुद 3 साल लगे पहली बार एग्जाम निकालने में, जबकि मैंने काफी जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी। तो आपको इस चीज से अवेयर रहना है। तो इस चीज का मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपके पास 2 से 2.5 साल आएंगे कहाँ। आपका कॉलेज टाइम, जैसा कि आप सभी अभी 12th पास आउट हुए हैं, अब आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन ना करें। आप ऐसा कॉलेज ज्वाइन करें जहां पर आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़े। मैंने भी ऐसा ही कॉलेज ज्वाइन किया था, हालांकि मेरा तो रेगुलर ही था, लेकिन मैं जाता ही नहीं था एग्जाम। मैं तो कहता था चाहे जो करना है वो कर लूं, मैं नहीं आ रहा कॉलेज, मैं अपने एसएससी की तैयारी करूंगा। तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें अपना कॉलेज टाइम, इसको यूटिलाइज करें अच्छे से अपनी एसएससी की तैयारी में। सिर्फ पेपर देने चले जाएं ग्रेजुएशन का, आजकल ग्रेजुएशन भी इतनी कठिन नहीं है कि आपके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपकी आराम से हो जाएगी ग्रेजुएशन। तो इसलिए उस टाइम में आप एसएससी की तैयारी करें, वरना आपको रिग्रेट रहेगा कि जैसे मैंने तो कॉलेज के टाइम पे तैयारी शुरू कर दी थी, तो जैसे ही कॉलेज पास आउट हुआ तो मेरे पास एक नौकरी थी।
1 साल बाद मेरी नौकरी लग गई थी कॉलेज के बाद ही, और उसके 1 साल बाद मैं एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हो गया था। और मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो अब डिमोटिवेट होते हैं कि काश मैं उस समय पढ़ लेता, उस टाइम का यूटिलाइज़ कर लेता, तो मेरी आज नौकरी लग गई होती। और वो अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं। तो उनकी तरह बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें, इस चीज़ से सीखें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, यार मैं तो कॉलेज में आ गया, अब तो मैं तो मज़े करूँगा, बाहर जाऊँगा, घूमूँगा-फिरूँगा, दोस्त बनाऊँगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ना जाने क्या-क्या करूँगा। तो वो सब चीज़ें बाद में भी होती रहेंगी। एक बार आपकी नौकरी लग गई, उसके बाद यही सब करना है, आपके पास पूरा टाइम ही टाइम रहेगा और मज़ा भी आएगा आपको, क्या-क्या पैसा भी होगा, आप घूमेंगे-फिरेंगे अच्छे से। तो कॉलेज टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज़ करें, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, यह समय लेगी ही लेगी, और इसको अच्छे से समय दें। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे हम 10th में होते हैं तो पेरेंट्स हमको बोलते हैं बेटा 10th अच्छे से कर ले, अच्छे नंबर ले आ, फिर आपको आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। फिर हम 12th में आते हैं तो फिर माँ-बाप दोबारा बोलते हैं कि बेटा 12th अच्छे से कर ले, आपकी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर चलो हम 12th भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम आते हैं ग्रेजुएशन में, फिर बहुत से बोलते हैं हमको ग्रेजुएशन अच्छे से करो। ठीक है, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, वो उनके लिए जिन्हें टीचिंग लाइन में जाना है, जब आपको आना है एसएससी में, यहाँ आपको ग्रेजुएशन में 70% माँग रहे, तो आपका कोई मतलब नहीं पड़ता ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ने का। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपका मन बना ही लिया है, तो इसको ही करें अच्छे से। और 2.5 से 3 साल आराम से दें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये 3 साल अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ज़िंदगी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो कहते थे कि अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका यहाँ पर खत्म होगा। जब आप 12th के बाद 3 साल अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ज़िंदगी भर आपकी नौकरी लग गई है, आपका सारा चीज़ें सरकार देगी। वो क्या-क्या फैसिलिटी सरकार देती है, वो मैं आपको और भी वीडियोज़ में बताऊँगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, और इस गलती को बिल्कुल ना करें। मैं बार-बार दोहरा कर कह रहा हूँ, वरना आप 3 साल बाद डिमोटिवेट ही होंगे कि काश हमने तैयारी शुरू कर दी होती और आज हमारी नौकरी लग गई होती। तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको सीरियसली लेंगे। आप इन पॉइंट्स को सारे नोट डाउन करते चलें, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, और वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक बार और ज़रूर देखें कि और हमें क्या बेहतर करना चाहिए। ठीक है? ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि हाई कॉम्पिटिशन, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से कोरोना हमारे मार्केट में आया हुआ है 2019 के बाद से, तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। पहले लोग मुखर्जी नगर आते थे, 30-40 हज़ार रुपए फीस भरते थे कोचिंग की, रहते थे। पीजी का खर्चा, आने-जाने का खर्चा, न जाने क्या-क्या था, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। तो जब जब कोरोना आया लाइफ़ में लोगों की, तो चीज़ें ऑनलाइन हुई, सारा ऑफ़लाइन बंद हो चुका था। सारे जो टीचर थे वो ऑनलाइन आए पढ़ाने के लिए, तो चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई। हज़ार-हज़ार रुपए में कोर्स मिल जाते हैं आजकल हर टीचर के। तो मतलब जो रिसोर्सेज थे वो हर किसी के पास आराम से पहुंचने लग गए। अपने देश में इंटरनेट काफी सस्ता है, तो हर किसी के पास रिसोर्सेज थे, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन थी। जैसे हमने जब तैयारी शुरू करी थी, उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था एसएससी का। मेरे पूरे खानदान में मैं शायद पहला बंदा होऊंगा जिसने एसएससी की तैयारी करी होगी, और वो मेरे को ऐसी ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू ही पता पड़ा था। तो यानी सबके पास रिसोर्सेज पहुंचे आराम से, नेट था तो सब पढ़ने लग गए, लोग जानने लगे कि एसएससी क्या है। आजकल तो ऐसा हो गया, जैसे ही दूसरा बच्चा मिलता है उसको पूछोगे हाँ भाई क्या क्या की तैयारी कर रहा हो, तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन पर इम्पैक्ट पड़ा ही है, थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ा ही है। और कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसके और भी कारण है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज हर किसी के पास पहुंच रहे हैं आराम से, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा ही बढ़ा है। तो इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप देख ही सकते हैं कि सीजीएल 2024 की कट ऑफ कितनी गई है, 153 नंबर गई है। सीएचएसएल की 157 नंबर गई है, 200 में से कट ऑफ। यानी 80% पे तो प्री की कट ऑफ लग रही है। यानी इस पे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, बस प्री क्वालिफाई करेंगे। अगर यही सिनारियो आपका मेंस का है, मेंस में आप देखेंगे तो लगभग अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो 90% नंबर चाहिए। 390 का 90% निकाल लो आप, कितना आएगा? जितना भी आएगा, देख लीजिए कंपटीशन कितना हाई जा रहा है। 90% पे कट ऑफ लग रही है अच्छी पोस्ट की, ड्रीम पोस्ट की। तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। करना क्या है कि 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 90% नंबर तो लेकर आने हैं। और नंबर आ जाएँगे, आसान बात है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको बताऊँगा। अभी ये सारे बेसिक पॉइंट्स चल रहे हैं, अवेयरनेस वाले पॉइंट्स चल रहे हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा है? पहला कारण मैंने बता दिया कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की कमी, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है 153 जा रही है। और इसके और कारण भी मैं बता देता हूँ। जो 3 मेजर रीजन्स मेरे को दिखते हैं कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रही है। पहला जो पॉइंट है वो है रिपीटेशन ऑफ टॉपर्स। मैं आजकल देखता हूँ कि टॉपर्स जो है वो रुक ही नहीं रहे। एक बार सीजीएल दिया ठीक है, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, अपने साथ टैग लेके घूम रहे हैं। 5 बार सीजीएल निकाला, 10 बार सीजीएल निकाला। अरे करोगे क्या बस 10 बार सीजीएल निकाल के? तो टॉपर्स रुक ही नहीं रहे। मैं अपने अपने ऑफिस में ही देखता हूँ, मैं एएसओ लगा हुआ हूँ डीओपीटी में।
हमारे यहाँ जितने भी एएसओ लगे हुए हैं सबने 2024 का एग्जाम दिया हुआ है। एक बंदा तो ऐसा है, दिल्ली का है, दिल्ली में ही रह रहा है, दिल्ली में उसकी एएसओ की नौकरी लगी है, बढ़िया 80,000 सैलरी आ रही है, वो फिर से 2024 का एग्जाम दे रहा है। मैंने पूछा भाई क्यों दे रहा है? दिल्ली एक्साइज चाहिए। तो मैंने कहा भाई दिल्ली एक्साइज लेके करेगा क्या? यहाँ तू कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, वहां भी तू कट कॉपी पेस्ट ही करेगा। तो ये चीज रुकनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो हम पे एक अच्छी जॉब हमारे पास आ गई है, तो हम दूसरों को मौका दें, हम सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैंने तो, मेरे को जॉब मिल गई, मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, मैं अब आगे कोई भी एग्जाम नहीं दे रहा। मैंने 2 बार एग्जाम दिए थे और मैंने आज तक कोई भी एसएससी की या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की पोस्ट खराब नहीं की है। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके। और दूसरा जो कारण आता है एसएससी के स्कैमर्स, 25 लाख वाले यही है आपके। मुझे तो समझ नहीं आता, हमारे देश में इतनी गरीबी है तो इनके पास 25 लाख रुपए दे के सीट खरीदने के पैसे आ कहाँ से जाते हैं? तो मैं कहता हूँ आए भी क्यों ना। जब भाई आपको सरकार 10 लाख रुपए साल की सैलरी दे रही है, आप 2 साल में कवर कर ही लेंगे। और कहीं अगर ऐसी जगह पोस्टिंग होगी जहाँ आपको अंडर टेबल मनी मिल रहा है, फिर तो आप आराम से एक ही साल में निकाल लेंगे। और जब कोई चीज बिक रही है तो उसको खरीदने वाले तो अपने आप आएंगे ही ना। तो एसएससी स्कैमर्स भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं हाई कट ऑफ में। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस वही है, गवर्नमेंट कब इन चीजों को ठीक करे, मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि वो एसएससी पर ध्यान दे। और जो तीसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है, एब्रप्ट पेपर लेवल, एसएससी को ही नहीं पता कि वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। उससे अच्छे क्वेश्चन तो हमारे आकाश सर ही बना देंगे। इतने बच्चे हैं, उनसे क्वेश्चन बनवा लो। आपसे अच्छे पेपर लेवल सेट करके दे देंगे, मुझे ही दे दो, मैं दे दूंगा आपको बढ़िया पेपर लेवल सेट करके। कभी तो इतना आसान पूछ लेंगे कि कट ऑफ एकदम 160 180 जा रही है, कभी इतना कठिन पूछ लेंगे कि मालूम कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा। तो समझ में नहीं आता एसएससी की भाई इसमें गलती है कहीं ना कहीं कि वो ढंग से एग्जाम नहीं पूछ रहा है। उसको भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज करना चाहिए चीजों को, कि मैथ एक ऐसे लेवल का पूछा जाएगा, रीजनिंग इस लेवल का पूछा जाएगा, जीके का तो हाल ही बुरा है। भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, कभी नाच गाने पूछ ले रहे हैं, कभी कुछ पूछ ले रहे हैं। उल्लू, इस बार उल्लू का क्वेश्चन आया, बताइए कौन पूछता है? 2018 की करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो भाई पेपर लेवल एब्रप्ट है, इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है, जैसे अगर सरल पेपर आ गया तो कट ऑफ एकदम हाई जा रही है। तो मतलब 3 रीजन मेरे को यही दिखते हैं जिनका बहुत योगदान है हाई कट ऑफ में। तो पहला रीजन मैंने बता दिया था कि ऑनलाइन सोर्सेस है, तो उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना इम्पैक्ट इन तीनों का है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीन आपके दुश्मन है। कहीं भी मिल जाए इनसे बिल्कुल दूर रहना है, मतलब ही नहीं रखना। बस आपको अपने पेपर से मतलब रखना है कि आपके पास 100 क्वेश्चन का सेट आएगा, उसमें आपको मैक्सिमम सही करने हैं, क्योंकि 90% आपको नंबर लेके आने हैं। तो आपको अपने पेपर से मतलब होना चाहिए, आपको आसपास किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, ना किसी कोचिंग से, ना जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे मतलब रखिए। और अपने पेपर सेट यानी 100 नंबर की 100 क्वेश्चन का जो सेट आएगा आप उससे मतलब रखिए, प्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, हाई कंपटीशन है, कंपटीशन बड़ा है, आपको पता ही है। तो चलिए चलते हैं आगे के पॉइंट पे, कि डोंट स्टक ओनली इन वन एग्जाम। ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप किसी एक ही एग्जाम के पीछे भागते रहें कि नहीं इसी की तैयारी करता रहूंगा, यही देता रहूंगा। ये पहले तक ठीक था, अब जो कि मैंने आपको बताई कंपटीशन ज्यादा है, तो आप एक ही एग्जाम के पीछे नहीं रह सकते। ऐसा भी नहीं करना है कि आप एसएससी के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। भाई बिल्कुल थोड़ा तो बैलेंस करके चलोगे ना चीजों को। तो मैं ये कहता हूँ कि जहां भी सिलेबस मोर और लेस सेम है, यानी पेपर लेवल सेम है, सिलेबस सेम है, यानी स्टेट के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पर सिलेबस आपका सेम मिलता है एज एसएससी, तो उन सारे फॉर्मों को आप भरें। जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, हिंदी एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, यानी हिंदी एक्स्ट्रा से पूछ लिया जाता है, तो आप हिंदी को कवर कर सकते हैं। छोटा सिलेबस है, इसकी सारी वीडियोस ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आपको कोई कोर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी के लिए। तो यानी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और इससे को पढ़ने से क्या होगा, आपकी एक लाइन और खुल जाएगी, यानी स्टेट एग्जाम की। तो एसएससी पर ही स्टक ना रहें, एसएससी रेलवे पर ही, स्टेट एग्जाम्स के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी स्टेट में भी निकलती रहती हैं, जहां आपको एक दो सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जहां हिंदी मैंने आपको बता दिया और स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत। तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है पढ़ने के लिए। 4 सब्जेक्ट आपके वहां हो गए, और एक दो सब्जेक्ट ये छोटे छोटे सिलेबस होते हैं इनके, तो इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही एग्जाम पर स्टक नहीं रहना है। तो दूसरा जो मैंने लिखा हुआ है कि जहाँ वैकेंसीज लेस हो और फॉर्म फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। एसएससी रेलवे के अलावा काफी ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं जो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती हैं। उन्हें एसएससी पे कतई भरोसा ही नहीं है कि एग्जाम ठीक से करवा पाएगी या नहीं, जैसा कि आप सभी देखते ही हैं कि एसएससी में क्या क्या ड्रामे होते रहते हैं हर साल। तो जैसे कि बीआईएस हो गया, एफडबलएसएआई हो गया, आईबी हो गया, आईसीएआर हो गया, ये सारे जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं ये अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी थोड़ी कम होती है लेकिन फॉर्म फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो इन फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अपने इंडिया में तो भीड़ चाल है, जो भाई एक तरफ जा रहा है एसएससी की तरफ तो एसएससी की तरफ ही चल पड़ते हैं, जो रेलवे की तरफ जा रहा है वो रेलवे की तरफ ही चल पड़ रहे हैं। तो उस चीज से थोड़ा हटके चलना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ध्यान सिर्फ एसएससी रेलवे पर ही होता है, तो वो जो छोटी मोटी वैकेंसी आती है उन पर ध्यान नहीं देते, और वहां चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के। और इसी का एग्जाम्पल मैं अपनी दीदी का देना चाहूंगा। उनका अभी हाल ही में यूपीयूएमएस एक संस्था होती है, यूपीयूएमएस, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सैफई में है स्थित है, ये मुलायम सिंह यादव जी का आपको पता है कि गढ़ है।
वहां पर ये यूनिवर्सिटी उपस्थित है। यहाँ से 30 वैकेंसी आई हुई थी। मैंने ही उनका फॉर्म भरा था अपनी दीदी का, 30 वैकेंसी थी और फॉर्म था 2500 रुपए का। दीदी बहुत मना कर रही थी कि मत भरे मत भरे। मैंने कहा कि भाई एक ही एग्जाम के पीछे मत भागो, एक ही फॉर्म के पीछे मत भागो, ये फॉर्म मैं भरूंगा। और मैंने भर दिया। वो पेपर दे आई, स्किल टेस्ट दे आई और आज उनकी जॉब लग चुकी है। 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है, जहाँ वो काफी बार ऐसे सीजीएल सीएचएसएल में फेल हो गई, आज वो नौकरी पा गई। किस वजह से? कि उन्होंने इस पॉइंट पर ध्यान दिया। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ, ये मैंने उनसे डिस्कस करके ही निकाला है कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है कि किसी भी एग्जाम पर, एक ही एग्जाम पर स्टक ना हो। क्योंकि आपको भी नहीं पता आपकी नौकरी कहाँ से लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर अगर आप रोज तैयारी कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। और मैं एक और फायदा बता देता हूँ, जब आप बहुत सारे तरह के एग्जाम देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप तरह तरह के एग्जाम देते हैं, तरह तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, उनको टैकल करने का आपको एक तरीका मिल जाता है कि कैसे टैकल करना है। और आप किसी दिन अचानक ऐसी किसी एग्जाम में चले जाएंगे, मान के चलो आप क्वेश्चन कर आए हंसी खुशी में और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है। ये चीज मैंने बहुत देखी। हमारे एक भैया भी है जो डीडीए में स्टेनोग्राफर है, वो उन्होंने एसएससी का स्टेनो बहुत बार दिया, उनका निकलता ही नहीं था। जहाँ 1000 2000 पोस्ट आ रही है और उन्होंने डीडीए का एग्जाम भर दिया जहाँ 100 पोस्ट थी, आज वो भी नौकरी लेके बैठे हुए हैं। तो ये पॉइंट काफी अच्छा है। ये मैंने खुद नहीं फॉलो किया, लेकिन मैंने ये काफी अच्छी तरीके से देखा हुआ है, आसपास सीखा हुआ है। इसलिए मैं ये इस वीडियो में इस पॉइंट को लेकर आया हूँ। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मों को भरें, जो भी स्टेट में आ रहे हैं, जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज में आ रहे हैं। फॉर्म की फीस को ना देखें, ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है। जो भी आप कोर्सेज में पैसा खर्च करेंगे, फॉर्म पर पैसा खर्च करेंगे, ये सारा आपका इन्वेस्टमेंट है। और एक टाइम ऐसा आएगा आपको इसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और जिंदगी भर के लिए मिलेगा। उसके बाद कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डोंट स्टक ओनली इन वन एग्जाम। तो चलिए चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है बी फाइनेंशियली फ्री ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। आप सभी को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसको डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि पढ़ाई के दौरान आप कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करें जहां से आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। क्योंकि ऐसा होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम ना निकलने का प्रेशर होता है, और ऊपर से जो इतना सारा भ्रष्टाचार फैला है उसका प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं। और उसी के साथ अगर हमसे कोई भी ये कह रहा था कि बैठ के खा रहा है, कब तक खिलाएंगे तेरे को, तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते ही होते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर पकड़ लें कि जहां से आपका थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, आप अपना खर्च निकाल सकें, आप थोड़ा बहुत घर पर भी देख पाएं। ज्यादा नहीं, 3 4 घंटे का काम ढूंढ लीजिए। और मैं ये कहूंगा सबसे अच्छा काम होता है ट्यूशन पढ़ाना। आपके पास कहीं ना कहीं बच्चे आसपास मिल ही जाएंगे, तो आप उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और ये एक अच्छा काम भी है कि आप अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज को ग्रो करेंगे। तो ट्यूशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और जैसे एक न्यूज़पेपर का काम होता है, ये सुबह सुबह का काम होता है 2 3 4 घंटे का, जहाँ से आपके पास अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा आ ही जाएगा और आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था, मैं भी खुद जनरल स्टोर में काम करता था। मैं तो 8 घंटे काम करता था, उसके बाद तैयारी करता था 8 घंटे। मुझे ही पता है मैंने कैसे तैयारी की है। रोना पड़ता था मेरे को डेली डेली कि यार मेरे को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, फिर भी मैंने जैसे भी किया है। मैं तो दुकान पे बैठ के पढ़ाई करता था। जैसे ऐसा होता था हमारी दुकान पे क्या है, दोपहर में ग्राहक कम आते थे, तो मैं वही किताब लेकर चला जाता था। मैंने तो वोकैब बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है घर पे, मैं तो पूरी वोकैब मैंने दुकान पर ही तैयार की है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। इससे क्या है, हम थोड़ा जिम्मेदार भी बनेंगे, हम थोड़ा इधर उधर देखेंगे भी नहीं, फालतू हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का टाइम होगा और हमारे पास काम करने का टाइम होगा। तो हम क्यों फालतू के कामों में लगेंगे। और ये सब करने के बाद आपको किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी और आपको कोई सुनाएगा भी नहीं। क्योंकि जैसा कि आप सभी देखते हैं कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो पैसों की होती है, इसी के ऊपर सारी लड़ाई है दुनिया में। हर कोई पैसे के लिए लड़ रहा है। तो आप अगर थोड़ा बहुत घर पे पैसा भी देते रहेंगे तो घर वाले भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो भी खुश रहेंगे कि चलो कमा रहा है और पढ़ भी रहा है। तो अच्छी बात है, यानी ये काफी अच्छा पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ट्यूशन पढ़ा लें, ज्यादा कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी तो चलो मजबूरी थी दुकान पे काम करना, इसी के साथ पढ़ाई करनी थी, क्योंकि घर की कंडीशन ही हमारी ऐसी थी। तो चलो जो भी है जैसा भी है, आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे कि फाइनेंशियली फ्री आप जरूर रहेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसको तो हम बिल्कुल ही इग्नोर करके रख देते हैं कि जैसे हमें मतलब ही नहीं है अपने शरीर से। हमने जैसे कि मान के चलो हमें कमरे में बिल्कुल बंद कर लेना है तैयारी के दौरान, हम ना किसी बाहर जाएंगे ना किसी से मिलेंगे, जो कि बहुत गलत है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है। मेरा शरीर ही आप देख सकते हैं कि तैयारी के साथ साथ मेरी तो आंखें भी काम ज्यादा मतलब दिखाई भी नहीं देता, शरीर भी इतना पतला हो चुका है। हालांकि मैं अब इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती देखी कि हम फिजिकल मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं इसको इग्नोर करने का पता है कारण क्या होता है। आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप घर में ही बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इफेक्ट होता ही है। और दिमाग इफेक्ट होगा तो पूरा शरीर इफेक्ट होगा। इसलिए दिमाग और शरीर को हमें बिल्कुल स्वस्थ रखना है। और मेंटल हेल्थ के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। आपको इनके लिए क्या करना है,
एक यूट्यूब चैनल है अंकुर वारिकू के नाम से, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टॉप 10 बुक्स, टॉप 20 बुक्स टू रीड, वो आपको बता देंगे कि कौन सी बुक्स आपको रीड करनी चाहिए, मस्ट रीड है। तो आपका ये सेल्फ हेल्प बुक जो है उनको रीड करने का दो फायदे होंगे। पहला तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप एक ऑथर के बारे में जानेंगे और आप कुछ सीखेंगे, नया ही सीखेंगे, अच्छे विचार ग्रहण करेंगे, आपका एक नया कैरेक्टर उभर कर आएगा जो कि मेंटल हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। और दूसरा, ये आपका मदद करेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। अगर आप इंग्लिश की बुक रीड करते हैं तो आपका दूसरा फायदा ये भी रहेगा, जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, आप अगर बुक रीड कर रहे हैं तो आपका मोटिवेटेड तो रहेंगी, साथ में आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, यानी आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अपने आप बेहतर होता जाएगा, तो आपको इसके लिए अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो देख रहे हैं आपके मेंटल हेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है, वो आपके सीधे एग्जाम पर इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि आपको क्यों मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। और साथ में जो फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ तो चलो आपने ऐसे ठीक कर ली, और ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, इनको दिन के स्टार्टिंग में ही पढ़ें। जैसे आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो शुरू का आध घंटा दे सकते हैं किसी भी अच्छी बुक को पढ़ने में, और आपका पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद जो आता है फिजिकल हेल्थ, आध घंटा आप फिजिकल हेल्थ भी दे सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, और कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं। मैं क्या करता था, मैं तो वॉकिंग पे ही चले जाता, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स कोई खेलना आता नहीं, मेडिटेशन में दिमाग लगता नहीं, योगा भी आता नहीं। तो मैं सिंपल वॉकिंग चला जाता था, हमारे पास पार्क था, तो मैं 30 मिनट वॉक कर आता था, तो उससे मेरे को काफी अच्छा लगता था। और वॉक करते टाइम आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, नेचर के साथ आप जुड़ेंगे और आप पक्षियों को महसूस करें, हवा को महसूस करें, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। और अगर दिन का आप 1 घंटा 30 मिनट यहाँ और 30 मिनट यहाँ, अगर आप 1 घंटा दिन का यहाँ देते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और पूरा दिन अच्छा जाएगा यानी आपका हर दिन ऐसे ही बीतेगा, तो आपकी द बेस्ट तैयारी होगी और द बेस्ट आप निखर कर आएंगे, और पहले ही अटेम्प्ट में आप एग्जाम निकल जाएंगे। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोग ही इन चीजों को फॉलो करें, लेकिन जो फॉलो कर लेगा वो पहली बार में एग्जाम निकाल जाएगा, वो 3 साल में काम खत्म कर देगा। ये नहीं वो 5 साल से लगा हुआ है, 7 साल से एग्जाम में लगा हुआ है, 10 साल से लगा हुआ है, इसकी एज ही निकल गई, नौकरी ही नहीं लगी। फिर वो दोष देते हैं कि यार हमने तो मेहनत की, नसीब में ही नहीं थी हमारे। नसीब जैसा कुछ नहीं होता, सब मेहनत ही होती है। नसीब 1% होता है, वो आपको नसीब उस दरवाजे तक लाकर खड़ी कर देगी जहां से आपकी मेहनत स्टार्ट होती है। तो नसीब को दोष बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि नसीब तो किसी को भी नहीं पता, सबको मेहनत पता है। तो मेहनत जरूर करें। और जो भी मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं आसपास लोगों से भी सीखता हूँ। तो इस चीजों का जरूर ध्यान रखें, इन सारे पॉइंट्स को अपने रूटीन में लेकर ही आए, तभी आप देखेंगे कि कितना आप अच्छा इंप्रूव करते हैं अपने एग्जाम के दौरान। तो चलिए चलते हैं आगे के पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन। वी आर लिविंग इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड पीरियड ऑफ द सेंचुरी। आपको पता भी नहीं है, आप इस सदी के सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड पीरियड में रह रहे हैं। आज के टाइम पर फोकस करना बहुत ज्यादा कठिन है और डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा आसान है, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इन सब की कमी थी, थ्रेड्स भी आ गया। मुझे तो पता ही नहीं है थ्रेड्स क्या होता है, बस नाम बहुत सुना है, थ्रेड्स, थ्रेड पता नहीं क्या है। तो देख रहे कितनी चीजें आ चुकी हैं। अगर आप 5-5 मिनट भी दे रहे हैं तो आप 5 मिनट में आप संतुष्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि एक रील के बाद दूसरी रील, फिर इंस्टाग्राम पे, फिर व्हाट्सएप पे एक स्टेटस, फिर व्हाट्सएप चैनल, फिर फेसबुक पे स्टोरी, फिर स्नैप बनाएंगे आप 36, फिर बताएंगे थ्रेड्स और आ गया है, इसको और देखेंगे पता नहीं। तो 5-5, 10-10 मिनट भी दे रहे हैं, आपका 1 घंटा तो यहीं चला गया। तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? और भाई ठीक है, आप चलो ये देख रहे हैं, फिर आपके दिमाग में यही चीजें चलती रहती कि यार ये रील्स देखी थी, इस पर उसका लाइक था, मैंने स्टोरी लगाई, उस लड़की का लाइक नहीं आया, उसका लाइक नहीं आया, तो आपके दिमाग में यही चीज चलती रहेंगी। तो मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही दूर रहना। आप मान लीजिए आप जानते ही नहीं है इनको, अकाउंट बनाना ही नहीं है। जब मैंने तैयारी की थी मैं तो जानता ही नहीं था फेसबुक इंस्टाग्राम होता क्या, मेरा अकाउंट ही नहीं था। वो तो बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब दोस्तों ने बताया बेटा इंस्टाग्राम चलाया कर, अच्छी चीज है। मैं तो अब भी पछता रहा हूँ इंस्टाग्राम चला के। ठीक है चलो जो भी है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, सोशल मीडिया से जैसा आपको कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि आपका ये बहुत सारा समय ले जाएंगी। चलो सोशल मीडिया चलानी भी है तो मैं तो कहता हूँ यूट्यूब वाली चलाओ जो शॉर्ट्स होती है, और शॉर्ट्स में भी ऐसे शॉर्ट्स ना देखें जिनका आपकी पढ़ाई से कोई मतलब ना है। पढ़ाई वाले शॉर्ट्स जरूर देखें, जैसा कि हम अपने चैनल पर भी शॉर्ट्स लेकर आते हैं। फिजिक्स के आते हैं, वो हमारे एकेडमिक वाले चैनल पर आते हैं, जो 2.0 वाला चैनल है, इस पर हम मैथ के शॉर्ट्स लेकर आते हैं, रीजनिंग के भी आएंगे, हर सब्जेक्ट का शॉर्ट्स आएगा, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ अपनी तैयारी से सीखने के लिए मिले। सेल्फ हेल्प बुक्स वाले शॉर्ट्स देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ वाले शॉर्ट्स देख सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है वो सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो देखिए सोशल मीडिया का भी वहां उपयोग कीजिए जहां से आपको फायदा ही मिले। तो इससे बिल्कुल दूर रहना है, इन सब चीजों को हटा दो, इन सब चीजों को जानते ही नहीं है इन्हें क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा है टॉक्सिक रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप से तो बिल्कुल दूर रहना। अगर मैं तो कहता हूँ, अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं है जो आपकी ग्रोथ में सहायता करे, जो आप अगर काम कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सहायता ना करे और लड़ाइयां करते रहे, बीच बीच में कुछ उल्टी सीधी बातें हो,
तो इस चीज को छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है पार्टनर रखना, मैं तो मानता हूँ। और वरना आप अपना टाइम ही खराब करेंगे। मैं खुद अपना एक एग्जाम इसके चक्कर में खराब कर चुका हूँ। वो तो मैंने जैसे तैसे चीजों को संभाल लिया था और मैं 2400 ग्रेड में तक पहुंच ही गया था। तो ये चीजें बिल्कुल आपका टाइम खराब करने वाली है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उसको बिल्कुल वहीं की वहीं छोड़ दें। ये ना सोचें, आप अपने आप को लिमिट ना करें कि आपको इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। भाई एक आप एक जने हो बस, और आपके सामने 150 करोड़ की जनसंख्या है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आप अकेले रह जाएंगे? कोई ना कोई आएगा ही आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी आपके पास लाइन लगेगी लोगों की। हर कोई जो भी आपको नहीं जानता होगा, वो जिसको आप नहीं जानते होंगे वो आपको जरूर जानता होगा कि ये लड़का है भाई, इसकी नौकरी है। बहुत रिश्ते आएंगे, तो उसकी टेंशन मतलब है कि आप अपने आप को लिमिट बिल्कुल ना करें कि आपके पास कोई भी नहीं आएगा, आप अकेले रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग आएंगे, बहुत बड़ी दुनिया है। और हाँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी रिलेशनशिप के। अगर कोई अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो हाँ आपकी सहायता करता है, वो आपकी ग्रोथ में सहायता कर रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ ऐसी चीजों को करो, आपके टाइम टेबल में, आपके टाइम मैनेजमेंट में चीजों को सुधार रहा है, हाँ तो जरूर उसके साथ रहें। वैसे लोग कम ही मिलते हैं, वो बाकी टाइम खराब करने के लिए आपके लिए दुनिया बैठी है। तो दो चीजें मैंने बताई, सोशल मीडिया और टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनसे बिल्कुल ही दूर रहें। और तीसरा है भाई रिश्तेदार। जैसे कि सबसे बड़ी फिक्र तो इन्हीं को होती है हमारे करियर की, हमें भी नहीं होती, हमारे माँ पिता को नहीं होती, सबसे ज्यादा तो इन्हीं को होती है। मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है रिलेटिव जो होते हैं वो हर किसी के खराब ही होते हैं, कुछ रिलेटिव अच्छे भी होते हैं लेकिन मोस्टली खराब ही होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ उनको बताया ही नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप जैसे चलो आप मान के चलो आपने इनको बता दिया कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, चाचा ताऊ जो भी है, तो वो क्या करेंगे, घड़ी घड़ी आपसे पूछेंगे कि हाँ बेटा प्री में हुआ, मेंस में हुआ। तो वो ये फिर दिक्कतें आती है। मान के चलो आपको नहीं हुआ होगा तो वो मन ही मन खुश होंगे कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है जो मैंने खुद अपनाया था, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ दोस्त ही थे, 3-4 दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने उन्हीं को बताया था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और उनको मैंने गाइड भी किया था कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि प्रिपरेशन के दौरान किसी को ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर चिंता करने वाला आपका माँ बाप के अलावा और कुछ 2-3 दोस्तों के अलावा शायद कोई नहीं है। उन्हीं को आपकी जीत या हार से फर्क पड़ता है, बाकी सब लोगों को आपकी हार से ही फर्क पड़ेगा। हार कर आप यदि हारेंगे तो ही वो खुश होंगे, आपकी जीत में वो हमेशा नाखुश रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट में मैंने 3 चीजें बताई हैं, सोशल मीडिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप और रिलेटिव्स। इन तीनों से बिल्कुल दूर रहना है, जो अच्छा हो उसी के पास जाएँ सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रैक्शन वाला याद रखेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी टाइम ले लेता है तैयारी का। एक तो हमारे पास 24 घंटे ही हैं, उसमें से हम डिस्ट्रैक्शन में ही 2-3 घंटे निकाल देंगे तो क्या हम पढ़ाई करेंगे? तो उस इस डिस्ट्रैक्शन पीरियड के बजाय आप जो फाइनेंशियल फ्री वाला पॉइंट दिया था मैंने, आप काम करिए कुछ जाके जिसके बाद आपके पास पैसा आए। तो कहीं न कहीं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे के पॉइंट पे चलता हूँ। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी। देखने में आपको लग रहा होगा कि इस स्लाइड में मैंने बहुत कम लिखा है। ये बहुत छोटा वर्ड भी है, लेकिन ये आपकी पूरी तैयारी को डिसाइड करेगा। अगर आपने ये नहीं दिखाया तो आगे के 6 पॉइंट जीरो, कोई मतलब नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी प्लेज बिगेस्ट रोल इन योर सिलेक्शन। इट हैज कंपाउंडिंग इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपका बिगेस्ट रोल प्ले करती है। मैं कहता हूँ आप पूरे दिन में कुछ मत पढ़ो, दूसरे दिन भी आपका ऐसे ही चला जाएगा, तीसरे दिन भी आपको चलेगा, फिर आपको बहुत कम मन करेगा पढ़ने का। तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। चलो देख मैंने मान के चलो आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाएं पूरे दिन में और उसका अच्छे से एनालिसिस करें। और अगर आपको मॉक टेस्ट भी लगाने का मन नहीं करा, तो चलो जैसे कि हमने की वोकैब पढ़ ली, बस आज वोकैब रिवाइज करूंगा और कुछ नहीं करने वाला। मान के चलो जैसे वोकैब का मन नहीं है तो आज मैं पूरे दिन फॉर्मूला रिवाइज करूंगा, रीजनिंग रिवाइज करूंगा। तो यानी कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे दिन को खाली नहीं निकालना है, क्योंकि आप एक बार खाली निकाल देंगे फिर दूसरे दिन भी वही होगा, तीसरे दिन भी वही होगा, और आप कंसिस्टेंसी से पीछे हट जाएंगे। और आपने जिस दिन ये खत्म हो गई, आपको ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी फिर पीछे की खत्म हो गई, आपको फिर से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया था कि लॉन्ग मैराथन है, यहाँ पर आपको लंबा समय लगेगा। तो आपको लंबे समय तक दौड़ना है, ये नहीं आपके सेकंडों में ही काम हो जाएंगे। और ये कंपाउंड इफेक्ट मैं बता देता हूँ क्या होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है जैसे कि आपको शुरू शुरू में लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, धीरे धीरे प्रोग्रेस लगेगी और एकदम से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा एकदम। और वो किस वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से मिलेगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। धीरे धीरे आप चीजों को इन्वेस्ट करेंगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई में, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे लेकिन एक दिन आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, छप्पर फाड़ के होगा उस दिन, और उस दिन के बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ भी रहा हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं सब भूल रहा हूँ। तो जिस दिन एग्जाम में बैठे उस दिन एग्जाम अच्छा गया था, फिर हमने मेंस दिया, फिर डिस्क्रिप्टिव दिया, उस टाइम डिस्क्रिप्टिव होता था। तो उम्मीद थी हाँ शायद सिलेक्शन हो जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सबों के आरव जो थे वो गलत हो गए। लोग कहते थे मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी, जो मनचाही पोस्ट है वो नहीं मिलेगी, और मेरे को सीएसएस मिली। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मेरे को सीएसएस मिली है।
मैंने तो 10 लोगों से अपना रिजल्ट चेक करवाया था, भाई मेरा चेक करके बता दो मुझे सीएसएसई मिली और मेरे को सीएसएसई मिली थी। तो यानी कंसिस्टेंट रहा था मैं साथ में जॉब भी करता था, दुकान पे भी बैठता था और पढ़ाई भी करता था, लेकिन कम पढ़ता था मैं, लेकिन डेली पढ़ता था। जैसे मैं 2 घंटे मैथ डेली पढ़नी है तो मैं डेली ही पढ़ता था, 2 घंटे मेरे को रीजनिंग पढ़नी है तो डेली ही पढ़ता था। और उसका एक दिन मेरे को छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट मिला और मैं सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद मुझे पीछे देखने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इस चीज को ध्यान रखें, स्टडी लेस बट रेगुलरली, डेली पढ़ें। ये मेरा लास्ट पॉइंट था, और ये लास्ट पॉइंट था भले ही, लेकिन इसके पहले के 6 पॉइंट किसी काम के नहीं है अगर आपने ये छोड़ दिया तो। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, इस वीडियोस को 12th के बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, या जो आपके छोटे मोटे भाई बहन हैं, क्योंकि उनको एक सही राह मिलेगी। जब मैंने तैयारी करता था मुझे तो कोई बताने वाला कोई था नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं उस बात का दुख होता है कि मैं 6-7 महीने तो ऐसे ही भटकता रहा कि कहीं से कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, तो मेरे को चीजें नहीं मिली। तो इसलिए मुझे बुरा लगता है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मेरे बाद किसी को भी भटकना ना पड़े। और इस तरह की शायद ये पहली वीडियो होगी, उम्मीद करता हूँ आज तक ऐसा यूट्यूब पर कोई किसी ने शायद नहीं बताया होगा। तो इसी के साथ मैं कुछ एक लाइनें कहना चाहता हूँ कि सही राह चुने जिससे जीत की परवाह नहीं होती। आप देखें पहले, तैयारी शुरू करने से पहले क्या आपकी सही राह गवर्नमेंट एग्जाम ही है? मैंने भी डिसाइड किया था कि हाँ मेरे पास इसके अलावा कुछ भी करने को है नहीं, तो गवर्नमेंट एग्जाम मेरे लिए सही राह थी, इसलिए मुझे जीत की परवाह नहीं होती थी, क्योंकि जिस दिन आपने सही राह कर ली और सही राह तय कर ली उसी दिन आप जीत गए। मुझे आज भी याद है जब मैंने तय किया था हाँ मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, तो मम्मी मेरे साथ ही थी, मैं मम्मी से ही शेयर करता था ज्यादातर बातें, क्योंकि पापा अपने काम में बिजी रहते थे। तो मैं मम्मी से बोलता था मम्मी मुझे नहीं पता कि एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे होगा, आगे की प्रोसेस क्या होगी, लेकिन पहली बार में निकाल के निकलूंगा। तो वही मेरा कॉन्फिडेंस इसी वजह से था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सही राह कौन सी है, और मैं फिर जीता भी, क्योंकि जिस टाइम आपने सही राह चुनने का फैसला लिया आप उसी वक्त जीत गए। तो इस मोटिवेशनल कोट को जरूर ध्यान रखें, आप सही राह जरूर चुनें, और सही राह चुनने के लिए वो आप देखें कि क्या करना है आपको। आपके पास और कोई ऑप्शन हो सकता है तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एग्जाम में ही आना है तो मैंने आपके लिए वीडियो बता दिया कि क्या क्या आपको मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दबा के शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर। धन्यवाद सभी को।